नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के उस जिले के बारे में जो लीची की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। जिस जिले में स्वतंत्रता सेनानियों की सफलता ने अंग्रेजों की चिंता बढ़ा दी थी, जो हिंदू और इस्लाम संस्कृति और विचारों का एक बैठक स्थल बना, जो क्रांतिकारियों की कर्म भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध रहा। अब और सस्पेंस ना रखते हुए हम आपको बता दें कि हम जिस जिले के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर जिला है। इस जिले का नाम एक ब्रिटिश राजस्व अधिकारी मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा था। इस जिले का मुख्यालय मुजफ्फरपुर शहर में ही स्थित है। यदि इस जिले की चौहद्दी देखें तो पूरब की दिशा में दरभंगा और समस्तीपुर, पश्चिम की दिशा में सारण और गोपालगंज व उत्तर की दिशा में सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, वहीं दक्षिण की दिशा में वैशाली व सारण जिला मौजूद है। मुजफ्फरपुर जिले में 2 अनुमंडल, 16 प्रखंड और कुल 1811 गांव हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 48,01,062 है। इसका क्षेत्रफल 3,122.56 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आइए अब अपने इस चर्चा में हम जानते हैं मुजफ्फरपुर जिले के इतिहास के बारे में। 18वीं सदी के समय में यह जिला अपने अस्तित्व में आया और इसका नाम एक अमीर मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। प्राचीन काल के समय यह मिथिला राज्य का ही एक अंग था, लेकिन आगे चलकर मिथिला से वैशाली तक इसके राजनीतिक सत्ता का केंद्र स्थानांतरित हो गया। फिर इस जिले का इतिहास वज्जी गणराज्य के उदय के समय से देखा जा सकता है। 8 समूहों का वज्जी साम्राज्य एक सम्मिलन था। इन 8 समूहों में सबसे अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली लिच्छवी थे। जब चीनी यात्री ह्वेनसांग 3री सदी के समय भारत आए तो उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण किया था। उनकी यात्रा के विवरण को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराजा हर्षवर्धन का इस क्षेत्र में काफी समय तक शासन रहा। जब महाराजा की मृत्यु हो गई तो स्थानीय क्षत्रपों ने अपना शासन यहाँ जमा लिया। आगे चलकर बंगाल के पाल वंश का 8वीं सदी के बाद इस क्षेत्र में शासन हुआ। उनका यह शासन 1019 तक देखने को मिला। 11वीं सदी में तिरहुत पर कुछ समय तक चेदी वंश द्वारा भी शासन किया गया। यहाँ का पहला मुसलमान शासक तुगलक वंश से गयासुद्दीन एवज आया, जो सन 1211 से लेकर 1226 के बीच तक रहा। फिर हरि सिंह देव, जो कि चंपारण के सिमराव वंश शासक थे, उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया। आगे चलकर कामेश्वर ठाकुर, जो कि मिथिला के शासक थे, उन्हें यह सत्ता उन्होंने सौंप दी। यहाँ कई क्रांतिकारी ऐसे रहे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंक दी। यह क्षेत्र जुब्बा सहनी, खुद्दीराम बोस और पंडित सहदेव झा जैसे क्रांतिकारियों की कर्मभूमि भी रही है। 1908 के प्रसिद्ध बम मामले में यह जिला चर्चित रहा। खुद्दीराम बोस, जो कि एक युवा बंगाली क्रांतिकारी थे, उसने महज 18 साल की उम्र में ही अंग्रेज अधिकारी के गाड़ी पर बम फेंक दिया था। खुद्दीराम बोस को इस मामले के लिए फांसी पर लटका दिया गया। आगे चलकर खुद्दीराम बोस जैसे क्रांतिकारी देशभक्त के लिए यहाँ स्मारक भी बनाया गया, जो अब भी मौजूद है। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी ने भी इस जिले का दौरा किया था। इस जिले के क्रांतिकारियों ने लगातार 1930 के नमक आंदोलन से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अपना अहम योगदान दिया। शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिला 1972 तक मुजफ्फरपुर जिले में ही शामिल था। इस जिले को हिंदू और इस्लामी सभ्यताओं के मिलन स्थली और इसके सांस्कृतिक पहचान के रूप में भी लोग देखते हैं। आइए अब अपने आगे के इस चर्चा में हम बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्ति की सूची में सबसे पहले हम बात करेंगे कलम के जादूगर कहे जाने वाले रामवृक्ष बेनीपुरी की। यह पेशे से एक कवि, साहित्यकार और पत्रकार थे। इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर जिले में ही हुआ था। ये अपना संबंध राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी रखते थे। अपने जीवन काल में बेनीपुरी हमेशा राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम संबंधी कार्यों में संलग्न रहे। इनकी रचनाओं में जयप्रकाश, नेत्रदान, सीता की माँ, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब, माटी की मूरत जैसे अनेकों प्रसिद्ध रचनाएं शामिल हैं। इनके सम्मान में अखिल भारतीय रामवृक्ष बेनीपुरी पुरस्कार बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी मगफूर अहमद आजादी की। ये स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ लेखक, कवि, समाज सेवक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी बड़े नेता और सेनानी थे। इनका जन्म वर्ष 1900 में मुजफ्फरपुर जिले में ही हुआ था। ये मुजफ्फरपुर में आयोजित उर्दू सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन में पहली बार एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें उर्दू को बिहार में एक आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार करने की मांग भी की गई थी। अब हम बात करेंगे जुब्बा सहनी के बारे में। इनका नाम भी स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में शुमार है। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने एक अंग्रेज लियो वालर, जो कि मीनापुर
थाने का था, अंग्रेज इंचार्ज था, उसे जिंदा ही आग में जला दिया। फिर वर्ष 1944 में पकड़े जाने पर इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। जुब्बा सहनी के नाम पर ही मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहनी पार्क और एक खेल स्टेडियम भी बना। आइए अब अपने इस चर्चा में हम जानते हैं कि सड़क, रेल और हवाई मार्ग के जरिए मुजफ्फरपुर कैसे पहुंचे। यह जिला बिहार के कई प्रमुख मार्गों से जुड़ता है। यदि राजधानी पटना से सड़क मार्ग के जरिए मुजफ्फरपुर आना चाहे तो वाया NH 22 के जरिए आ सकते हैं। यह सफर 83.7 किलोमीटर तक में है, जिसकी दूरी तय करने में 2 घंटे और 10 से 15 मिनट तक का समय लग सकता है। यह सड़क आपको हाजीपुर और गुरौल होते हुए मुजफ्फरपुर तक ले आएगी। जानकारी के लिए बताते चले कि जब आप मुजफ्फरपुर के लिए आ रहे हैं और रास्ते में BR 06 नंबर वाली गाड़ियां दिखाई देने लगे तो समझ जाइए कि इस जिले में आपका प्रवेश हो चुका है और आप सही रास्ते से जा रहे हैं। आइए अब अपने आगे की चर्चा में हम जानते हैं यहाँ के रेल मार्ग के बारे में। मुजफ्फरपुर जंक्शन भारतीय रेल के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र में महत्वपूर्ण जंक्शनों में से एक है। इस जंक्शन का स्टेशन कोड MFP है। यहाँ से भारत के कई नगरों और महानगरों के लिए आपको आसानी से ट्रेन मिल जाएंगी। यदि आप पटना जंक्शन से मुजफ्फरपुर जंक्शन आना चाहते हैं तो आपको वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं मिलेगी। ट्रेन लेने के लिए आपको पाटलिपुत्र जंक्शन या हाजीपुर जंक्शन जाना होगा। वहीं मुजफ्फरपुर से भी ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन या हाजीपुर जंक्शन तक ही आती है। फिर इन स्टेशनों से आपको पटना जाने के लिए आसानी से ऑटो मिल जाएंगे, जिसका किराया लगभग 50 रुपये तक का होगा। मुजफ्फरपुर जंक्शन के अलावा इस जिले में नारायणपुर, जिसका स्टेशन कोड NRPA, सीहो जिसका स्टेशन कोड SIHO, सिलौर जिसका स्टेशन कोड SLT और ढोले जिसका स्टेशन कोड DOL आदि स्टेशन भी शामिल है। चलिए अब आखिरी में हम बात करते हैं हवाई मार्ग की। यहाँ का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा पताही हवाई अड्डा है, लेकिन यह लंबे समय से बंद पड़ा है। इसके अलावा पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा भी है। इस हवाई अड्डे से भारत के कई प्रमुख नगरों और महानगरों के लिए विमानें उड़ान भरती हैं और नगरों और महानगरों से इस हवाई अड्डे पर विमानें उतरती हैं। फिर इस एयरपोर्ट से आप ट्रेन, निजी गाड़ी या बस जैसे अन्य वाहनों के जरिए मुजफ्फरपुर आसानी से आ सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इस जिले में मौजूद पर्यटन स्थलों के बारे में। जुब्बा सहनी पार्क मुजफ्फरपुर शहर में ही स्थित है। स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर तक है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी के नाम पर ही पार्क की स्थापना हुई थी। जुब्बा सहनी की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। बाबा गरीबनाथ का मंदिर मुजफ्फरपुर में प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बिहार के देवघर के नाम से भी प्रचलित है। बता दें कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर भी मुजफ्फरपुर शहर में ही स्थित है। स्टेशन से इसकी दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर तक में होगी। लीची उत्पादन के लिए यह जिला बहुत प्रसिद्ध है, यह तो हर कोई जानता है। लीची के लिए यहाँ कई लीची गार्डन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग 3 लाख टन लीची का उत्पादन यह जिला अकेले हर साल करता है। बुझा, मुसहरी और झपा जैसे क्षेत्रों में आपको कई लीची के बागान भी देखने को मिलेंगे। इन सभी क्षेत्रों की दूरी मुजफ्फरपुर से 10 से 15 किलोमीटर तक के रेंज में है। अब बात करते हैं रामचंद्र शाही संग्रहालय की। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह जगह बेहद ही पसंद आएगी। साल 1979 में संग्रहालय की स्थापना हुई थी। 3वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक आपको संरक्षित बौद्ध स्तूप, मुहर, जैन और महावीर जैसी कई कलाकृतियां देखने को मिल जाएंगी। शहर से कुछ ही दूरी पर यह संग्रहालय स्थित है। चतुर्भुज नारायण का मंदिर भी मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। भगवान विष्णु की शालिग्राम की प्रतिमा इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। अन्नकूट महोत्सव के आयोजन में यहाँ दूर दूर से कई श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखने को मिलता है। अब हम अंतिम में बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कोल्हुआ के। यह मुजफ्फरपुर जंक्शन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए अखंड पॉलिश बलुआ पत्थर का खंभा देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं यहाँ के कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में। इस जिले में लोगों के आय का मुख्य स्रोत कृषि है। यहाँ धान, गेहूँ, मक्का, मरुआ यानी रागी, जूट, राई और सरसों, रेंडी या अरंडी, अरहर, चना तथा तंबाकू जैसे फसलों की खेती की जाती है। इसके अलावा यहाँ के शाही लीची की मांग केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलती है। यहाँ का लहठी बाजार भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ की लहठी की मांग पर्व, त्योहार और शादी विवाह के मौके पर भी खूब देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मुजफ्फरपुर के बारे में दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।